जहां भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगा हुआ है बनी हुई सड़कों को दिखाने के लिए और बदलते हुए शहरों को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को दिखाने के लिए, मेडिकल बंद है मेडिकल कॉलेजों को दिखाने के लिए, वहीं उनका आईटी टीम मात्र इसलिए सक्रिय है, हमारे विकास में योगदान नहीं दे रहा है, विकास में कहीं कुछ कमियां हैं उसको नहीं बता रहा है ये करो। वो कर क्या रहा है? फेक आईडी बना करके ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र को लड़ाने की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री ब्रजेश मणि मिश्रा जी, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं गोरखपुर महानगर भाजपा के। तो हम सीधे सीधे जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं श्री मिश्रा जी से। मिश्रा जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों के लिए आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजेंद्र नगर में ही रहता हूँ, सिद्धार्थ नगर ज़िले का मैं मूल निवासी हूँ। ये गोरखनाथ में संस्कृत विद्यापीठ है, पीजी कॉलेज, उसमें मैं इंग्लिश का आचार्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं जिला उपाध्यक्ष महानगर टीम में हूँ। ये भाजपा के साथ आपका जो सफ़र है वो कब से शुरू हुआ था? हम लोग तो बचपन से ही विचारधारा के रहे, बीच में विद्यार्थी परिषद का काम किए और अब 2009 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं सक्रिय रूप से। पहले मंडल महामंत्री, फिर मंडल अध्यक्ष, फिर जिले का मीडिया प्रभारी महानगर का और फिर उपाध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो जिले में घटना हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष के पर्चा दाखिले के दौरान आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या विचार है? अब विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा आप देखे होंगे शुरू से ही दूसरा कोई चारा नहीं रहा है। आप बताइए, उनको पर्चा दाखिल करने आना था, लास्ट में आए, अपना प्रत्याशी बदल दिए और वहाँ कुछ नए लड़के थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे या नहीं हम नहीं बता सकते हैं उसके बारे में। दूसरे तरफ से जब आरोप लगा है कि मारा गया, पीटा गया, तो इस तरह की कोई घटना यहाँ नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर करना होता तो पूरे प्रदेश में ऐसा किया गया है जैसा सपा की सरकार में हुआ है। पूरे प्रदेश में कोई पर्चा नहीं भर पाया था, 2-4 जिलों में खाली लोग भर पाए थे। यहाँ 22-18 शायद ज़िले हैं जहाँ पे हमारे अध्यक्ष चुने गए हैं, निर्विरोध हुए हैं। यहाँ छोटी मोटी घटना हुई होगी, ये गाली देते घुसे होंगे तो कार्यकर्ता आपस में झगड़ा कर लिए होंगे, क्योंकि इनको एक पॉलिटिकल स्टैंड क्रिएट करना है। इसके पहले ही आप देखे होंगे कि इन्होंने कहा हम हमारे ऊपर इस नाते आरोप लगाए गए, हमारे ऊपर इस नाते तमाम मुकदमे लादे गए क्योंकि हम पर्चा भरने जा रहे हैं जिलाध्यक्ष का। अगर मुकदमा लादना और मैं आपसे बताऊं, इसीलिए वो आए ही थे कि दागी थे, वो पकड़े जा रहे थे, इसी नाते आए कि यह कह के हमें बचने का अवसर मिल जाएगा कि हम प्रत्याशी हैं। अगर वो सही थे तो पार्टी ने क्यों प्रत्याशी बदला तुरंत जा करके उनका? क्या ऐसा होता है कि आधा घंटा के अंदर 15 मिनट बाद प्रत्याशी बदला जाता है? ये कहीं न कहीं से ये न्यूसेंस क्रिएट करने का काम इस सपा के कार्यकर्ताओं ने किया है, ताकि हम न्यूसेंस क्रिएट करें एंड वो हमें हमारे ऊपर आरोप लगाएं ऐसा करने के लिए। जैसा कि आपने कहा कि निर्विरोध चुने गए हैं कुछ जगह से प्रत्याशी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 17 ऐसे ज़िले हैं जहां से कि भाजपा के प्रत्याशी जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं एक इटावा में अखिलेश यादव के बेहद करीबी जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, आप पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर हैं, क्या जिला पंचायत चुनाव मैनेज हो गए थे आपस में कि इतने जगह से हमारे निर्विरोध रहेंगे, एक हम तुमको दे देते हैं, तुम्हारा निर्विरोध रहेगा? देखिए, होता क्या है, कहीं भी जिला पंचायत में 50 से लेकर के बल्कि 40-42 से लेकर के 70 तक वोट होते हैं जी। तो इसमें कम लोगों को मैनेज करना रहता है, कम लोगों से बातचीत करना रहता है। जब किसी सरकार के जो प्रत्याशी लड़ाई रहती है उनकी संख्या अधिक होती है तो अलग बात है, नहीं तो जो निर्दल लोग रहते हैं उनको लेके लोग बनाते हैं। जिनके पर लोगों की श्रद्धा विश्वास आस्था अधिक होती है वो बनता है। आप बताइए, क्या इटावा में अगर हमारी सरकार चाहती तो निर्विरोध हो पाते?
सपा का भी, जैसा आपने कहा कि सपा का निर्विरोध हो गया। हमारे यहाँ अगर लोकतंत्र नहीं होता तो क्या निर्विरोध हो पाते? आज तक के इतिहास में बता दीजिए, सपा की सरकार रही हो या कोई सरकार रही हो, इस तरह के चुनाव में कोई विपक्ष का व्यक्ति निर्विरोध हुआ हो? यही तो हम जानना चाहते हैं कि जहां पर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, ऐसे में इटावा में क्या ऐसी मजबूरी थी कि वहां से अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाई भाजपा? देखिए, हम लोग बिना मतलब कहीं भी न्यूसेंस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। हमें लगा कि उनके पास जब 50% से अधिक वोटर उनके पक्ष में चले गए हैं, हम तो बहुत डिटेल नहीं जानते, कारण यही है 50% से अधिक वोटर उनके पक्ष में चले गए हैं, हमारा प्रत्याशी को अपने नहीं उतारे। यहाँ उनको भी पता था, सबको पता है कि उनका प्रत्याशी जीतने वाला नहीं था, लेकिन उनके अंदर धैर्य नहीं है क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल स्टंट करना है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले चुनाव जो हैं 2022 के, उसमें क्या रणनीति रहने वाली है आपकी पार्टी की? हमारी रणनीति तो साफ है, सबको पता है। समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाना, उसका सम्मान दिया जाना, और जो हमारा घोषणा पत्र है उसको अक्षरशः पालन किया जाना। आपने पिछली सरकारों में ही देखा है। हमें आप बताइए, ये पूरा विश्व इस समय आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरा विश्व परेशान है। भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे। अगर पहले मेडिकल कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में मेडिकल कॉलेज रहे होते तो अच्छे डॉक्टरों की संख्या अधिक होती तो कोरोना को हम आसानी से लड़ सकते थे। आप बताइए, शायद 14 मेडिकल कॉलेज थे स्वतंत्रता के बाद अब तक। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब से लेकर के 16 मेडिकल कॉलेज हमने और बनवाए, यानी 30 मेडिकल कॉलेज हो सका। आप बताइए अब तक की सरकारें क्या करती थीं? सरकारी सुविधा मिलेगी, तथाकथित समाजवाद का मतलब क्या होता है कि समाज का गरीब व्यक्ति भी चिकित्सा, शिक्षा सब मुफ्त में पा सके। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल रहे थे और पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास मुलायम सिंह ने किया है। कहाँ से सब समाजवाद को तो वहीं ख़त्म हो गया जिस दिन पहले मेडिकल कॉलेज पे कि एक पूंजीपति का बच्चा जिसके पास पैसा है ही विल बी डॉक्टर, एक गरीब के किसान का बच्चा नहीं होगा, एक मजदूर का बच्चा नहीं होगा। आज एक मजदूर और किसान का बच्चा भी हो सकता है जब सीटें बढ़ गईं। 30 मेडिकल कॉलेज हुए तो सीट बढ़ेगी। एक तो गरीब का बच्चा डॉक्टर होगा, गरीब के बच्चा नहीं, जो मेधा कंपटीशन बढ़ेगा, मेधा लोगों की जो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है उभर करके आएगी और बच्चे डॉक्टर बनेंगे तो सेवा करेंगे। आज 30 मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। क्या मात्र 16 और मेडिकल कॉलेज दे देने के बाद पर्याप्त नहीं है योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री फिर से एक बार बनाया जाए, जनता उनको वोट दे? आप बिजली की बात ले लीजिए, कौन सा ऐसा जादू की छड़ी योगी आदित्यनाथ के पास था कि आते ही 24 घंटे बाद बिजली मिलने लगी? कौन इसे नकार सकता है? कहाँ से इनके पास आ गया? ऐसे ही इतने अधिक योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की है जिसको लेकर के आज सड़कों पे देखिए, आज लगता है कि हम चल रहे हैं। 4 व्हीलर्स हो गए सबके पास क्योंकि सड़कें बन गई हैं। आसानी से लखनऊ 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। आज आप बताइए, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, कभी कल्पना किए थे कि सांसद या बड़े पूंजीपति के अलावा और किसी का बच्चा एम्स में दिखा पाएगा? नाकों चने चबा लेना पड़ता था। मैं भी एक जमींदार का लड़का हूँ, विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षक हूँ, पैसा है मेरे पास काम भर के, लेकिन अब मुझे कोई कहे कि आप भी ले जा करके एम्स में दिखा लीजिए अपने बच्चे को, मैं नहीं दिखा पाता क्योंकि मेरे पास उतने पैसे उतने संसाधन नहीं है। आज एक ठेला खोंचा बेचने वाला भी जाके लाइन लगा करके सीना तान करके खड़ा होता है और एम्स में डॉक्टर्स को दिखाता है और हमारे पैनलर खड़ा होता है कि देखो अगर तुम पूंजीपति वहाँ दिखा सकते हो, आई विल बी इक्वल टू यू। सो असली समाजवाद तो यहाँ है। आपने कहा कि आपकी पार्टी जो असली समाजवाद का मतलब होता है वो दिखा रही है उत्तर प्रदेश में। पूर्वांचल की राजनीति में जातिवाद हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। वर्तमान परिदृश्य जो भी हैं, ब्राह्मण भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज़ लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और बाकी के दल जो भी हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों या मायावती जी हों, सबने ब्राह्मणों को साधने के लिए
कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया है ब्राह्मणों को। ऐसे में भाजपा कैसे सामना करने वाली है इस जातिवाद का और इन परिदृश्यों का? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भाजपा किसी भी तरह का प्रलोभन किसी को नहीं देने वाली है। प्रलोभन के आधार पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को वोट विकास के आधार पे चाहिए। समाज के हर व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम शिक्षा और उसके सम्मान के आधार पे वोट चाहिए। रही बात, आपने कहा ब्राह्मण नाराज़ हैं, मैं भी ब्राह्मण हूँ। व्यक्तिगत रूप से योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो उनके विद्यालय में मैं जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई थी, 10 नियुक्तियां हुई थी, जिसमें 8 ब्राह्मण थे, एक हरिजन, एक ये कन्नौजिया धोबी कास्ट के थे, एक यादव थे। 10 नियुक्तियां उन्होंने की थी, 8 ब्राह्मण किए थे। इसमें भी 1-2 क्षत्रिय हो सकते थे ना। ऐसे विषय यहाँ हैं जो क्षत्रिय के शिक्षक होते हैं, हो सकते थे ना। नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लगा कि जो योग्य है वो योग्य है। तो ये खाली आपको जो लगता है ब्राह्मण नाराज़ हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पर देख के लगता है। और आप लोग जानते होंगे सोशल मीडिया पे कितनी फेक आईडीज़ होती हैं। अभी पकड़े गए हैं, कोई खान है तो त्रिपाठी की आईडी चला रहा है, कोई कुछ है तो किसी, तमाम समाजवादी के कार्यकर्ता। जहां भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल लगा हुआ है बनी हुई सड़कों को दिखाने के लिए और बदलते हुए शहरों को, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को दिखाने के लिए, मेडिकल बंद है मेडिकल कॉलेजों को दिखाने के लिए, वहीं उनका आईटी टीम मात्र इसलिए सक्रिय है, हमारे विकास में योगदान नहीं दे रहा है, विकास में कहीं कुछ कमियां हैं उसको नहीं बता रहा है, ये करो। वो कर क्या रहा? फेक आईडी बना करके ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र को लड़ाने की बात करते हैं। आप बता दीजिए, क्या खाली ब्राह्मण मिलकर के सरकार बना पाएगी? क्या क्षत्रिय मिलकर बना पाएगा? या कोई भी एक जाति मिलकर के क्या सरकार बना सकती है? या इस देश की रचना हो सकती है? ये देश सुंदर सुंदर जातियों के फूलों का गुलदस्ता है। उसे रौंदने का काम सपा और बसपा ने किया है और उसका नतीजा आपने देखा होगा। जातिवाद को चरम पे पहुंचाने वाली मायावती जी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिलती है। हम ये, जैसे आपने कहा कि जातिवाद को चरम पे पहुंचाने का काम इन पार्टियों ने किया है। हर पार्टी का एक कोर वोट बैंक होता है, चाहे वो आप बात कर लें कि MY समीकरण हो या जो भी हो, हर एक कोर वोट बैंक होता है। ऐसे में भाजपा का कोर वोट बैंक क्या है? राष्ट्रवाद और विकास की सोच रखने वाले हर जाति के लोग हमारे कोर वोट हैं, वोट बैंक है हमारा, और हमारे लिए वो खड़े हैं। उसी के बल पर हम आज सरकार बनाए हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आपने कहा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए या बनने के दौरान बाकी दलों से आयातित नेता भी भाजपा में शामिल होते रहे, कुछ नेता आते रहे, पद भी लेते रहे, उनको चुनाव भी लड़ाया गया। ऐसे में जो मुकुल राय सरीखे नेताओं ने कुछ हरकतें की हैं, क्या लगता है आपको कि जनता या कि जो आपके कोर वोट बैंक वाले हैं, इसके बाद से, इस घटना के बाद से जो भी बाहरी दलों से नेता आते हैं पार्टी में, उन पर विश्वास जता पाएंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है जी। लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए है। तो जो भी भाजपा एक विचारधारा है जी। एक विचारधारा लेकर के चले, जो भी उस विचारधारा में अपनी निष्ठा व्यक्त करेगा उसका हम स्वागत करेंगे जी। तमाम लोग हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के आते हैं, वो टिके रह जाते हैं। तमाम लोग किसी पद की लालच में आते हैं, वो नहीं टिक पाते हैं, वो चले जाते हैं, तो कहीं नहीं टिक पाएंगे। तो आपने आयातित बात किया जी। आयातित तब कहा जाता है जब कोई देश के बाहर का आता, हमारे देश का ही व्यक्ति। और आप बताइए, पहले तो भारत में एक ही पार्टी हुआ करती थी ना जी। इतनी पार्टियां बन करके आई। हम तो अपने विचारधारा पे, हमारे विचारधारा में से जो भी मेल खाएगा, जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भी विकास की बात करेगा, वो हमारा है। वो किसी दल का हो, किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी विचारधारा और राष्ट्र की बात करेगा, हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी राष्ट्र की बात करेगा वो आपकी विचारधारा को मानने वाला हो तो आप उसे पार्टी में शामिल करेंगे।
आपकी पार्टी उसे संभवतः टिकट भी दे दे। लेकिन जो हरकतें मुकुल राय और उनके समर्थकों ने की हैं, वो आने के बाद टिकट भी ले पाए, जीते भी चुनाव और वापस भी चले गए। इसके बाद आपके जो कार्यकर्ता है, आपका जो वोट बैंक है, वो ऐसे नेताओं पर कैसे भरोसा जता पाएगा? आपकी पार्टी जो है, जो पुराने लोग हैं इसमें, वो ऐसे नेताओं पर कैसे भरोसा जता पाएंगे? क्या आपको लगता है कि जो वोट वहाँ हमको मिले, वोट प्रतिशत बढ़ा, मुकुल राय के आने से खाली वोट प्रतिशत बढ़ गया है? नहीं, मैंने वोट प्रतिशत की बात नहीं की। कार्यकर्ता हम बताए, कार्यकर्ता देखिए, जब चलना है, सड़क पे हम चल रहे हैं, इस डर से हम चलना नहीं छोड़ देंगे कि हमारी गाड़ी कहीं स्लिप कर जाएगी, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो एक दो नेताओं के दाएं बाएं होने से, आके चले जाने से इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े लोकतंत्र, इतने बड़े देश का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं और हमारा वहाँ पे लोग, हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है। जहाँ पे इतनी तानाशाही सरकार है, जहाँ पे लोगों के सोच पे प्रतिबंध लगा दिया गया हो, वहाँ पे जा कर के हम इस तरीके का हमारे कमल खिला है। अब तमाम लोग मित्र हमारे आरोप, कई लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि अरे भाई अब तो गए आप लोग, वहाँ नहीं गए। हमने कहा गजब की बात तुम लोग करते हो। जहाँ हमारे पास इतनी कम सीटें थी, ना के बराबर थी, वहाँ हम इतना अधिक सीट पा गए, इसको तुम कम आंक रहे हो क्या? जहाँ जनता के मन में ये था, पूरे देश में ये था कि आज ये हो गया ना, पूरा देश ये चाह रहा है कि हटना चाहिए ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी तो केवल एक छोटे से टुकड़े की बात करेंगी, वो देश की बात थोड़ी न करेंगी, वो केवल अपनी बात करेंगी। और रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके अपने यहाँ रख करके जो देश के लिए खतरा है, उनको ला करके वोट बैंक अपना बढ़ा करके जीत गई। कब तक चलेंगी? ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी के काफ़ी करीबी भी रहे हैं, उनके विद्यालय में आप पढ़ा भी रहे हैं। वो जब पहले गोरखपुर में रहते थे और अब गोरखपुर में रहते हैं, उनकी कार्यशैली में कितना बदलाव आया है या कितनी समानताएं पहले और अब में आप देखते हैं? अब व्यक्तिगत रूप से मैं अपने सोच बताऊं तो उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है जी। पहले भी वो 18 घंटे काम करते थे, आज भी 18 घंटा काम करते हैं। जैसा कि वहाँ जो कुछ कर्मचारी यहाँ के रहते हैं, भोजन बनाने वाले, सब बताते हैं, यहाँ भी वो जब कोई काम नहीं रहता था तो स्टडी करते थे, पढ़ते थे। मतलब सोते नहीं थे कभी। सोने का उनका टाइम वही रात का 3 से 4 घंटा, जो सबको पता है। आप भी देखे होंगे, यहाँ आने में कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ आएंगे, गौशाला देखने जाएंगे। यही तो योगी आदित्यनाथ जी की सफलता का राज है कि वह वास्तव में योगी हैं। वो उनके व्यक्तित्व से लगता है कि परिश्रम का और कर्म का कोई पर्याय नहीं है, अब कोई विकल्प नहीं है। जिस दिन गोरखनाथ मंदिर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आने वाले थे, उस दिन भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज टहलना नहीं भूले, गौशाला में जाना नहीं भूले, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नहीं भूले, अब पूरे पूजा करना नहीं भूले। और जनता दरबार चूँकि नहीं लग पाया, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल था, नहीं तो वो भी उस दिन वो लगाते। मतलब कहने का ये है कि हर परिस्थिति में अपने रूटीन में वो दक्ष रहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि संत हैं, उनको मुख्यमंत्री मिलने से आया कोई न बहुत, वही ना हो पाने की खुशी, ना हो खोने का गम, इस विचारधारा से चलने वाले व्यक्ति हैं वो। और राष्ट्रवाद की सोच लेकर के और समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे न्याय मिले, इसकी लड़ाई शुरू से लड़ते आए हैं। आज भी उस पर खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें आज भी मानते हैं, जानते हैं और अपना आराध्य समझते हैं। चलिए, 22 में चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि ब्रजेश मणि मिश्रा की क्या भूमिका रहने वाली है इन चुनावों में, 22 के विधानसभा चुनाव में? क्या वो टिकट की मांग करने वाले हैं पार्टी से अपने लिए, या फिर कि पार्टी का सहयोग करेंगे इन चुनावों में? देखिए, जो टिकट मांग करता है वो भी पार्टी का सहयोग करता है। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी का सहयोग करता है। कोई टिकट मांग करके सहयोग करता है और अपना प्रचार करता है, और वो भी अपना नहीं, पार्टी का प्रचार करता है। क्या कोई देखे होंगे बहुत दिनों से विधायक बना हो, मंत्री नहीं बनता है तो क्या वो नाराज़ होता है पार्टी से? हमारे यहाँ बड़ा साफ स्वस्थ व्यवस्था है। और हम अगर पार्टी टिकट देती है कहीं से, चूँकि पॉलिटिकल पर्सन हूँ, हर पॉलिटिकल पर्सन की इच्छा होती है
कि वह सदन में जाए और अपने अपने विचारों को वहाँ रखे, ताकि उसके अनुसार देश का में जो भी विकास या प्रदेश में चल रहा हो चलता रहे। तो निश्चित रूप से हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है, तो इच्छा मेरी भी है। अगर पार्टी कहीं से हमको अवसर देगी तो मैं उतने ही मनोयोग से काम करूंगा जितने मनोयोग से मैं दूसरे का प्रचार करता हूं, अपना भी वैसे ही करूंगा। और व्यक्ति हमारी पार्टी में आपको पता होगा, देखे होंगे 15 दिन के लिए प्रत्याशी आता है, जीत के चला जाता है। तो लड़ाई तो असली लड़ाई कार्यकर्ता लड़ता है, तो कार्यकर्ता होने पर मुझे गर्व है। तो हम मान के चलिए 2022 में आप चुनाव के ये टिकट की मांग रखने वाले हैं? रख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जो हम आयातित नेता तो हैं नहीं कि टिकट के लिए आए हैं, जैसा आपने पहले चर्चा किया है। हम यहाँ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता टिकट भी मांगते समय इतना संकोच करता है, क्योंकि जैसे एक सभ्य लड़का, पहले गांव में सभ्य लड़का अपने पिता से फीस मांगने का संकोच करता है कि देखे पिताजी हमारे फीस के पैसा भी उनके पास है कि नहीं, तो पार्टी कहीं और कुछ नहीं सोच के बैठे, ऐसा कार्यकर्ता हमारा सोचता है। और बहुत सारे कार्यकर्ता हम बतावें, एक विधानसभा में हमारे 20-25 ऐसे कार्यकर्ता हैं, बल्कि कहीं कहीं 50 सैकड़ों की संख्या में जो विधायक बनने के योग्य होते हैं, लेकिन हम एक ही को टिकट देते हैं और वो 99 दौड़ करके उसका प्रचार करते हैं और तन मन धन तीनों से लगते हैं। ये बात तो सही है कि सामंजस्य और सहयोग वाकई भाजपा में दिखता है और संभवतः यही एक कारण है जो इसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना चुका है। तो ये थे हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष भाजपा महानगर गोरखपुर के श्री ब्रजेश मणि मिश्रा जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। अपने तमाम दर्शकों से यह निवेदन करते हैं कि अगर आप यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी हम आप तक लेकर के आते रहेंगे ऐसी ही हस्तियों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।